जो आशा इसमें पढ़ेंगे हम चैप्टर 3 प्रजनन। इसमें हम पढ़ेंगे प्रारूपिक पुष्प की संरचना। सबसे पहले देखेंगे हम क्या आवृतबीजी पौधों में नर तथा मादा जननांग पुष्पों में स्थित होते हैं। किसमें स्थित होते हैं? नर तथा मादा जननांग पुष्प में स्थित होते हैं। पुष्प को रूपांतरित शाखा भी कहते हैं। आप देखेंगे पुष्प में 4 चक्र होते हैं। कौन कौन से? वाहिदल, दल, पुमंग और इसका जायांग। ये हमारा जो नर पुमंग जो वाला पोर्शन है वो हमारा कहलाता है नर जनन अंग। मतलब ये जो पोर्शन है वो कहलाता है नर जनन अंग, और जो ये वाला पोर्शन है जायांग वाला पोर्शन इसे कहते हैं मादा जनन अंग। ठीक है बच्चों, इसमें क्या है? पुमंग में जो पुंकेसर लगे होते हैं उसमें आप एक उसका पोर्शन निकाल के देखेंगे पुमंग का, तो उसमें ऊपर का जो फूला हुआ भाग कहलाता है पराग कोश, जिसे कहते हैं एंथर। जो उसे जोड़ती है पराग कोश को फिलामेंट से, इसे कहते हैं कनेक्टिव यानी योजी। इसके बाद जो मादा जनन अंग भाग है हमारा, इसमें ऊपर वाला जो भाग होता है वर्तिकाग्र, जिसमें परागकण आकर चिपक जाते हैं, इसे कहते हैं स्टिग्मा। जो इसके बीच वाला पतला भाग होता है वो कहते हैं स्टाइल यानी वर्तिका। और जो नीचे जहाँ एक्सेल्स बनते हैं इसे कहते हैं अंडाशय यानी ओवरी। अब देखेंगे हम वाहिदल। वाहिदल क्या होता है? सबसे पहला चक्र जो है वाहिदल, जिसे हम कहते हैं सेपल। ये आपका फ्लावर है, इसका नाम है गुलेन। इसका बोटेनिकल नेम है हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस। ओके बच्चों, अब देखेंगे वाहिदल क्या होते हैं। वाहिदल होते हैं ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर। ये हरे रंग की पत्ती जैसा ये ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर होता है, चक्र होता है। ये वाहिदल में क्या होता है कि अगर हम एक भाग कहेंगे तो इसे हम कहते हैं वाहिदल, और अगर हम सारे वाहिदल को कहेंगे तो इसे हम कहते हैं वाहिदल पुंज। जो पुष्प ये जो वाहिदल होते हैं, जो हमारे पूरे पुष्प के जो चक्र, जो भीतरी चक्र है, यानी जो हमारे 4 चक्र हैं उनमें ये जो चक्र की सुरक्षा करता है। यानी ये जो पत्तियां हैं और ये हमारी पुमंग और जायांग है, इनको सुरक्षित रखता है। कौन? ये हमारा वाहिदल। इसके बाद आता है दल। ये कलरफुल स्ट्रक्चर जो दिख रहा है इसे हम कहते हैं दल। अगर एक पार्ट निकालेंगे तो ये होता है दल, और अगर हम असंग की इन सभी पार्ट्स को कहेंगे तो इसे हम कहते हैं दल पुंज। ठीक है, इसका क्या काम होता है कि ये जो कलरफुल स्ट्रक्चर होता है ये परागण की क्रिया के लिए कीटों को आकर्षित करता है। क्या करता है? ये जो कीट होते हैं परागण क्रिया के लिए, ये जो कलरफुल स्ट्रक्चर, कलरफुल पत्तियां होती हैं, ये कीटों को आकर्षित करते हैं। इसके बाद आता है हमारा पुमंग। पुमंग जो है ये हमारा नर जनन भाग है। आपको दिखाऊंगी मैं। ये इसमें देखिए पुमंग कितने सारे असंख्य पुंकेसर लगे हुए हैं। तो इसमें मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ एक पोर्शन कि इसमें कौन सा भाग आपका क्या क्या कहलाता है। देखिए, सबसे ऊपर जो फूला हुआ भाग होता है इसे हम क्या कहते हैं? परागकोश यानी एंथर। जो मैंने आपको डायग्राम में भी बताया था, ऊपर का जो फूला हुआ भाग होता है उसे हम कहते हैं परागकोश, जहाँ पे परागकण बनते हैं। नरयुग्मक क्या परागकण बनते हैं, और जो इसको जोड़ती है इसे कहते हैं कनेक्टिव यानी योजी। और जो इसका पतला लंबा जो ये पोर्शन होता है इसे हम कहते हैं पुतंतु यानी फिलामेंट। इसके बाद जो नीचे का पोर्शन होता है मादा जनन अंग, जिसे हम कहते हैं निचले फूले भाग को अंडाशय यानी ओवरी, जिसमें एक्सेल्स बनते हैं। ठीक है, और इससे बीज का निर्माण होता है। ठीक है बच्चों, इसके बाद आप देखेंगे कि इससे मैंने आपको बताया था वर्तिकाग्र और वर्तिका ये कहाँ होते हैं। देखेंगे फूल का जो ऊपरी वाला स्ट्रक्चर होता है, ये देखिए फ्लावर का जो ऊपरी वाला स्ट्रक्चर होता है इसे हम कहते हैं वर्तिकाग्र, जिसमें परागकण आकर चिपक जाते हैं, ये होता है वर्तिकाग्र। और जो ये पतला हिस्सा दिख रहा है आपको, ये लंबा सा, इसे हम कहते हैं वर्तिका यानी स्टाइल। ठीक है, और जो नीचे का पोर्शन होता है इसमें होता है हमारा मादा जनन अंग यानी जायांग। ठीक है, इसके बाद देखते हैं कि यदि एक लिंगी पुष्प
नर पुष्प या मादा पुष्प एक ही पौधे पर उपस्थित हो तो वह पौधा उभय लिंगाश्रयी कहलाता है। यदि नर पुष्प व पुष्प अलग अलग पौधा धारण करे तो वह पौधा एक लिंगाश्रयी कहलाता है। अब देखते हैं परागण क्रिया किस तरह से होती है। परागण क्या होता है? पुष्प के परागकोश से, एक पुष्प के परागकोश से जब परागण के उसी पुष्प अथवा दूसरे पौधों के किसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचने की क्रिया को परागण कहते हैं। देख रहे हैं, एक उसी पुष्प के परागकोश से परागकणों के उसी पुष्प अथवा दूसरे पौधों के किसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर, यानी जो वर्तिकाग्र मादा जनन भाग है वर्तिकाग्र पर पहुंचने की क्रिया को, परागकण का वर्तिकाग्र पर पहुंचने की क्रिया को हम कहते हैं परागण। यह क्रिया दो प्रकार से होती है। कौन कौन सी? स्वपरागण और परपरागण। सबसे पहले देखेंगे स्वपरागण क्या होता है। जब एक पुष्प में परागकोश से परागकण निकलकर उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर गिरते हैं, एक पुष्प के परागकोश जो है से परागण निकलकर उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर गिरते हैं तो वह अंकुरित हो जाते हैं। तो यह क्रिया क्या कहलाती है? स्वपरागण। परपरागण किसे कहते हैं? जब एक पुष्प के परागकण, ये जो परागकण है, किसी दूसरे पुष्प पे या उसी जाति के वर्तिकाग्र पर गिर जाते हैं तो उसे कहते हैं परपरागण। ठीक है, जब एक पुष्प के परागकण इस किसी दूसरे पुष्प या उसी जाति के वर्तिकाग्र पर गिरते हैं तो उसे क्या कहते हैं? परपरागण। अतः सभी एकलिंगी पुष्पों में परपरागण ही होता है, किंतु द्विलिंगी पुष्पों में दोनों में से किसी भी प्रकार का परागण हो सकता है। इसमें क्या होता है? इसमें परपरागण में निम्नलिखित विधियां होती हैं जिन कारकों से परपरागण क्रिया संभव होती है। सामान्यतः कीट परागण, वायु परागण और जल परागण विधियां जो है परपरागण में महत्वपूर्ण होती है। अब देखेंगे परागण का अंकुरण क्या होता है। परागण के द्वारा वर्तिकाग्र पर आए हुए परागकण वर्तिकाग्र के तरल पदार्थ को अवशोषित करके, इसमें जो ऊपर वर्तिकाग्र पर एक लसलसा तरल पदार्थ होता है, इस तरल पदार्थ को अवशोषित करके ये फूल जाते हैं। उनका अंतःकवच अंकुरण छिद्र से एक नलिका के रूप में बाहर निकलता है जिसे हम कहते हैं पराग नलिका। इस समय परागकण का केंद्रक दो केंद्रकों, कौन कौन से केंद्रक हैं हमारे? वर्धी केंद्रक और जनन केंद्रक। इन दो केंद्रकों में विभाजित हो जाता है। वर्धी केंद्रक नलिका में आ जाता है और नलिका केंद्रक कहलाता है। जनन केंद्रक दो बराबर भागों में विभाजित होकर दो अचल नर युग्मक बनाता है। क्या बनाता है? दो अचल नर युग्मक जो पराग नलिका में आ जाते हैं। इसके बाद देखेंगे पराग नलिका का बढ़ना तथा भ्रूण कोश में पहुंचना। पराग नलिका वर्तिकाग्र के ऊतक में होकर वर्तिका में पहुंचती है। यह दोनों नर युग्मकों तथा अपने सिरे पर उपस्थित नलिका केंद्र के साथ वर्तिका में नीचे की ओर बढ़ती रहती है। ठीक है बच्चों, इस प्रकार पराग नलिका वर्तिका से होती हुई अंडाशय में पहुंचती है। आप देख रहे हैं, वर्तिका से होती हुई अंडाशय में पहुंचती है। जो नलिका होती है वो वर्तिकाग्र से वर्तिका में होती हुई अंडाशय में पहुंचती है और बीजांड में प्रवेश करके नर युग्मकों को भ्रूण कोश में जीव द्रव्य में मुक्त कर देती है। क्या कर देती है? नर युग्मकों को भ्रूण कोश के जीव द्रव्य में मुक्त कर देती है। इसके बाद हम देखते हैं निषेचन की क्रिया क्या है। बीजांड के भ्रूण कोश में प्रवेश करने के बाद पराग नलिका का शीर्ष गल जाता है। ठीक है, तथा इसमें उपस्थित नलिका केंद्रक भी लुप्त हो जाता है। दोनों नर युग्मक अब भ्रूण कोश के जीव द्रव्य में मुक्त हो जाते हैं और इनमें से एक अंड कोशिका में घुसकर उसके केंद्रक में संलयित हो जाता है, यानी फ्यूज हो जाता है। इस प्रकार मुख्य निषेचन क्रिया समाप्त हो जाती है। इसमें युग्मनज का निर्माण होता है, यानी एम्ब्रियो का निर्माण होता है। यह युग्मनज आगे चलकर भ्रूण एम्ब्रियो बनाता है, जिसका
नैर्युग्मक दोनों ध्रुवीय केंद्रकों के साथ संलयन करके एक त्रिगुणित केंद्रक बनाता है, जिसे प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक कहते हैं। इस क्रिया को हम त्रिक संलयन भी कहते हैं। जो प्राथमिक भ्रूणपोषक केंद्र कहते हैं, इस क्रिया को हम त्रिक संलयन भी कहते हैं। प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक बार बार विभाजित होता है तथा इसके फलस्वरूप सभी केंद्रकों के चारों ओर भित्तियां बन जाती हैं। इस प्रकार जो ऊतक बनता है उसे हम क्या कहते हैं? भ्रूणपोष। जो ऊतक बनता है उसे हम कहते हैं भ्रूणपोष। भ्रूणपोष में भोज्य पदार्थ एकत्रित होता है। यह भ्रूण के परिवर्धन के समय उसे क्या प्रदान करता है? पोषण प्रदान करता है। दोहरा निषेचन, डबल फर्टिलाइजेशन जो होता है, इसके होने के कारण ही आवृत बीजों में यह क्रिया क्या कहलाती है? द्विनिषेचन। दोहरा निषेचन होने के कारण ही आवृत बीजों में यह क्रिया द्विनिषेचन कहलाती है, यानी डबल फर्टिलाइजेशन कहलाती है। अब देखेंगे निषेचन के पश्चात बीज का निर्माण किस तरह से होता है। निषेचन के पश्चात बीजांड के भीतर युग्मनज से भ्रूण का तथा त्रिगुणित केंद्रक से भ्रूणपोष का निर्माण होता है। समझ गए बच्चों? बीजांड के भीतर फर्टिलाइजेशन क्रिया के बाद बीजांड के भीतर युग्मनज से भ्रूण का और त्रिगुणित केंद्रक से भ्रूणपोष का निर्माण होता है। बीजांडों का आकार बढ़ जाता है। अध्यावरण शक्त होने के कारण बीजावरण बनाते हैं। क्या बनाते हैं? बीजावरण बनाते हैं। जिस स्थान पर बीजांड व्रण से जुड़ता है वहां एक चिन्ह बन जाता है, जो क्या कहलाता है? वृंतक। भोज्य पदार्थ या तो बीजपत्र में या भ्रूणपोष में एकत्र हो जाते हैं। पानी की मात्रा धीरे धीरे कम हो जाती है, जिससे क्या होता है? कोमल बीजांड अब कड़ी व शुष्क रचना में बदल जाते हैं। जो कोमल हमारे बीजांड होते हैं वो कड़ी व शुष्क रचना में बदल जाते हैं। धीरे धीरे बीजांड के अंदर की जैविक क्रियाएं रुक जाती हैं और वह सुषुप्त अवस्था में पहुंच जाता है। इससे भ्रूण जो होता है हमारा सुषुप्त अवस्था में पहुंच जाता है। बीजांड जो है बीजावरण से घिरे भोजन संचित किए हुए तथा सुषुप्त भ्रूण को, जो सुषुप्त अवस्था में भ्रूण पहुंच गया है, उस भ्रूण को अपने अंदर समेटे होते हैं। इस क्रिया को हम कहते हैं बीज। क्या कहते हैं? बीज यानी सीड। बच्चों, ये जो मैंने आपको फ्लावर का स्ट्रक्चर, युग्मनज और निषेचन और बीज का निर्माण, ये जो क्रिया बताई है, ये मैं उम्मीद करती हूँ मैंने आपको समझाई है। इसे आप अच्छे से समझेंगे और अपनी पूरी पढ़ाई करेंगे। अगर आपको कहीं भी कुछ भी दिक्कत आती है, कोई भी बात पूछनी होगी, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। ठीक है बच्चों? अपनी पूरी प्रैक्टिस करेंगे। इसको आप देखेंगे, किसी भी फ्लावर को आप ले लेंगे और आप देखेंगे किस तरह से कहाँ पे कौन कौन से पार्ट हैं और कहाँ पे आपका नर जनन भाग है, कहाँ पे मादा जनन भाग है। सारे स्ट्रक्चर को जब आप खुद से प्रैक्टिकल करेंगे जब ही आपको पता चलेगा। इसलिए अपनी प्रैक्टिस करिए और खूब पढ़ाई करिए। और हमारे इस वीडियो को पसंद आए तो जरूर लाइक करिएगा, सब्सक्राइब भी करिएगा। ओके, टाटा बाय।